स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ सर। चलो तो करते स्टार्ट फिर हम। कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा तरीके होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करने के, और हायर ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस कुछ एक आध आईआईटी के पीवाईक्यूज हम करने वाले, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो थोड़े से टफ थे जब वो आए थे जेईई में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई टेक्निक, एक नई टाइप अगर हम बोलो तो। टाइप 1 लिख रहा हूं मैं, बस अपन ने बहुत सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं, तुम देख लेना उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइप है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इंस्पेक्शन मेथड की तरह ही है ये। इंस्पेक्शन में हमें कुछ याद नहीं करना होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से अपन देख लेते थे किसका डेरिवेटिव है, किसमें प्रोडक्ट रूल बन रहा है एंड ऑल, राइट। अब एक और एक टाइप होती है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेशली मेंस में भी आ रहे हैं, और कई बार हमें इन टाइप के क्वेश्चंस इंस्पेक्शन मेथड से क्लिक नहीं होते और बाकी मेथड से भी बहुत टफ होते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैंने तुम्हें ये एक्सप्रेशन दी, मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर dy। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब ही यहाँ पे ये हो रहा है कि तुम्हें दिख नहीं रहे, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं ऑलमोस्ट, बस एक x में और एक y में, और यहाँ पे लगा दिया dx और यहाँ पे लगा दिया dy। यस और नो, बताओ। बस एक्स वाई इंटरचेंज जैसा नहीं लग रहा है तुम्हें? यस सर। ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हो, और ये एक्चुअली ये नहीं देखना है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम्हें कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे, एम ऑफ एक्स कॉमा वाई कोई भी एक फंक्शन है, उसके साथ में dx लगा दिया, और एक एन ऑफ एक्स कॉमा वाई उसके साथ में dy लगा दिया। अगर हम m को पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू y, dx है तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, और dy है तो बगल वाले को हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये करके दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, मैंने इफ करके लिखा हुआ है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो फाइनल आंसर ही ये होगा। दिस विल बी अवर आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, उसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को कांस्टेंट मान के, अभी एग्जांपल से मैं बता दूं। और दूसरा होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन में जितनी भी टर्म्स है जिसमें एक्स नहीं है, उन टर्म्स को, जिसमें एक्स नहीं है, जिसमें भी एक्स की टर्म है, मतलब एक्स को जीरो रख दो। इन शॉर्ट हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्स को जीरो रख के जो बच गई टर्म, उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो इक्वल्स टू c। इसको कहते हैं अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्विंग। पर कंडीशन ये लगी हुई है, अगर ये नहीं हुआ तो नहीं लगेगा। ठीक है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, जरा इसमें डेल्टा एम बाय डेल्टा वाई निकाल के देखो कितना आएगा। m जो मैंने माना एम डी एक्स और एन डी वाई, ये याद रखना ना, एम डी एक्स एन डी वाई। तो अगर तुम इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x तो कांस्टेंट होगा, ये जीरो हो गया, -4x, और ये -4y, ये आ गया। जब मैं n को विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा y को कांस्टेंट मान के, तो ये गया -4x -4y, ये याद है। अगर ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो हाँ एक और चीज, दे विल नॉट गिव डायरेक्टली रीअरेंज एंड गिव। हाँ, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, तुम्हें ऐसे फॉर्मेट में पका पकाया नहीं देंगे। ऑब्वियसली तुम्हें रीअरेंज करके कुछ देंगे, पर अगर ये फॉर्मेट में बदलने के बाद अगर दोनों के डेल्टा एम बाय डेल्टा वाई और डेल्टा एन बाय डेल्टा एक्स सेम आ गया, तो आप देखो क्या आंसर होगा। मैंने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, इस वाले एल एच एस मतलब इस वाली टर्म को, फर्स्ट टर्म को एक्स के रिस्पेक्ट में करो, वाई को कांस्टेंट मान के, तो एक्स क्यूब बाई 3, वाई तो कांस्टेंट है, -4x स्क्वायर बाई 2 -2y स्क्वायर एक्स। और दूसरा वाला जो पार्ट होगा एन डी वाई, उसमें क्या बोला मैंने, जितनी भी टर्म्स है, जितनी भी टर्म्स से मतलब उसमें एक्स को जीरो रख दो तो दो टर्म चले गई, और जो बच जाएगा उसका वाई के रिस्पेक्ट में कर दो। तो ये आंसर, थोड़ा बहुत आइडिया मिला। क्वेश्चन करें एक और, तो चीजें और क्लियर होगी। बोलो जल्दी से। हाँ तो सर। एक आध, ठीक है, एक आध और सवाल करते हैं तो तुम्हें और चीजें अच्छे से क्लियर होगी। अब इतना डायरेक्टली देंगे नहीं, बट हाँ याद रख। एक और सवाल करते हैं। अच्छी मेथड है, लग गई तो बहुत बढ़िया है, और नहीं लगा तो फिर तो कोई बात नहीं, दूसरी मेथड्स बहुत सारी अपने पास। जैसे कि अब ये e रेस टू वाई प्लस वन इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस e रेस टू वाई साइन एक्स डी वाई, ये दे दिया मैंने। अब तो बोल सकते हो सर ये इंस्पेक्शन से हो रहा है, ये उससे हो रहा है, अभी हम उससे नहीं देख रहे हैं, अभी हम एक मेथड सीख रहे हैं। इक्वल टू जीरो, सबको एक तरफ कर दो, ठीक है, dx वाले टर्म को अलग करो, dy टर्म को अलग करो। स्टैंडर्ड स्टेप क्या होगी, स्टेप नंबर 1, ये तो अभी मैं तुम्हें दे रहा हूँ रैंडम बना के, ठीक है। क्या करना है तुम्हें,
dx के साथ जितनी भी टर्म्स हैं उनको कलेक्ट करो, dy से जितनी भी टर्म्स दिखाई देती है उनको भी कलेक्ट करो, ठीक है। और उन दोनों को कलेक्ट करने के बाद बनेगा फॉर्म हमारा कुछ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो फिर हम चेक करेंगे डेल्टा एम बाय डेल्टा एक्स के साथ जो है तो डेल्टा एम बाय डेल्टा वाई करेंगे। तो जरा मुझे बताओगे इसको y के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे? ई रेस टू वाई प्लस वन टाइम्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स तो कांस्टेंट ही है तो कॉस एक्स तो बाहर ही रहेगा। ई रेस टू वाई का ई रेस टू वाई डेरिवेटिव करना है और प्लस वन का तो जीरो हो जाएगा। क्या यही आएगा डेल्टा एम बाय डेल्टा वाई? तो हमने डेल्टा वाई क्यों लिया? क्यों लिया मतलब ये बोला गया है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में। अरे ओके। फॉर्मेट में बोला है कि अगर ऐसा होता है तो। प्रूफ में हमें जाना नहीं है क्योंकि ये सब हायर मैथमेटिक्स का पार्ट है। बता तो सकता हूँ पर जरूरत नहीं है, क्या करोगे जान के जब कोई पूछेगा नहीं तो। इसलिए ट्रिक से ये अलग अलग लग जाए, कभी ये दिख जाए, इंस्पेक्शन दिख जाए, ये तो बस एक तरीके है जो आसानी से सॉल्व करवा देते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार जहाँ नॉर्मल टेक्निक से टफ हो रहा है और इंस्पेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तुम लगे पड़े हो होमोजीनियस फॉर्म को सॉल्व करने में या जो भी कोई फॉर्म है, ठीक है, या रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म। कांस्टेंट माइनस साइन एक्स नहीं आना चाहिए, माइनस साइन एक्स इंटू ई रेज़ टू वाई। नहीं बेटा तुमने गलत समझा, हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब दूसरा देखते हैं, ई रेस टू वाई इंटू साइन एक्स। अब अगर इसको देखेंगे तो ई रेस टू वाई तो कांस्टेंट ही है, बाहर हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x। क्या ये दोनों टर्म्स बराबर है? बताओ जरा, जल्दी से बोलो। यस हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। अब अगर ये दोनों टर्म बराबर है तो अब कैसे लिखेंगे? कैसे बताया था मैंने? सबसे पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स लिखेंगे। अब एम डी एक्स मतलब कैसे इंटीग्रेट करना है यहाँ पे? वाई के एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना। एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद रख लो। प्लस उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, पर एन में अब कौन सी टर्म्स होगी? एक्स को जीरो रख के जो रिमेनिंग टर्म्स बच गई उनका इंटीग्रेशन करना। नहीं, पर एक्स को जीरो रख के भी मत लिखो क्योंकि उसमें कई बार ई रेस टू एक्स हुआ और तुमने वो टर्म ले ली, गड़बड़ हो जाएगी। एक्स इक्वल टू जीरो से याद मत रखो क्योंकि उसमें गड़बड़ हो जाएगी। ये तो क्या, जब लीनियर टर्म्स है तो चल जाएगा, ई रेस टू वगैरह में हुआ तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है रिमूव ऑल टर्म्स कंटेनिंग एक्स फ्रॉम एन, और जो रिमेनिंग टर्म बच जाए जिसमें भी एक्स कंटेन है उनको हटा दो, रिमेनिंग टर्म को इंटीग्रेट कर दो। एग्जाम्पल से देख लेते हैं अभी। चलो तो m क्या था अपना? ई रेस टू वाई प्लस वन प्लस वन टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दो, प्लस एन डी वाई ई रेस टू वाई साइन एक्स। अब ई रेस टू वाई साइन एक्स का क्या होगा जरा बताओ? कोई टर्म रहेगी उसके अंदर? डी रेस टू जीरो ही वाई। रह जाएगा, कोई टर्म ही नहीं। अरे मैंने बोला रिमूव ऑल द टर्म्स कंटेनिंग एक्स रिलेटेड, तो ओके। एक ही तो टर्म है उसमें से एक्स वाली टर्म को हटा दो तो कोई टर्म ही नहीं बची, तो हम तो जीरो लिखेंगे। जीरो का इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई तो वो तो हट ही जाएगा, वो तो लिखना ही नहीं है। इस इक्वल टू सी, हाँ कांस्टेंट लगा देना इक्वल टू सी करके या प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो बचा बस एक ही करना है और वो भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो ई रेस टू वाई प्लस वन तो कांस्टेंट हो गया, कॉस एक्स का कितना होगा इंटीग्रेशन प्लस साइन, दूसरा तो जीरो ही है, इस इक्वल टू सी, खत्म। ये मेरा आंसर है और ये शायद तुम्हें डायरेक्ट इंस्पेक्शन से भी दिख रहा होगा। अगर नहीं दिखा तो याद रखना, ये भी एक फॉर्मेट से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हो गया क्लियर? समझ में आया? ठीक है, अगर ये फॉर्म नहीं दिखता है तो ये मेथड फेल है, याद रखना। ठीक है, अब इसका एक और एक टाइप टू रहता है मॉडिफाइड फॉर्म। बस ये दो फॉर्म्स याद कर लो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक बहुत बड़ा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जब तुम देखोगे हायर मैथमेटिक्स में तो बहुत अलग अलग फॉर्म्स होते हैं रिड्यूसेबल टू फॉर्म में, पर अभी हम जनरली दो से तीन फॉर्म्स ही देख रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल के। अब दूसरा क्या है, मान लो तुम्हारे सामने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई तुमने लिख तो दिया, ठीक है,
पर इसमें तुमने देखा कि डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई जब किया और डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स किया तो दोनों बराबर नहीं आए, ठीक है। बट एक चीज और तुमने ऑब्जर्व करी कि ये जो एम और एन है, या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, या एम और एन जो अपने एफ ऑफ एक्स वाई की टर्म्स में होंगे एक्स कॉमा वाई, वो बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशन है। मतलब ये किस में काम आ सकता है तुम्हें, जब भी तुम्हें होमोजीनियस रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे तो उसकी ये एक तरीके से अल्टरनेट मेथड हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। होमोजीनियस वाली एम और एम कॉमा एन, अगर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का फंक्शन जो दिया हुआ है अगर वो होमोजीनियस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, होमोजीनियस मतलब तुम्हें पता ही है, जब तुम एक्स को लैम्बडा एक्स करोगे, वाई को लैम्बडा वाई करोगे, डी वाई बाई डी एक्स जो अपन लिखते थे और ये जो फंक्शन होता था, इसमें से अगर पूरे लैम्बडा बाहर आ जाए तो हम उसको होमोजेनियस बोलते थे, वो तुम्हें पता ही है कैसे देखते हैं होमोजेनियस टाइप, ठीक है। अगर ऐसा आ जाता है तो इसमें क्या अल्टरनेट तरीका, मतलब इसमें क्या रहेगा, तो मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। से फॉर एन एग्जांपल, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टाइम्स ऑफ डी वाई, ये भी एक रैंडम क्वेश्चन है। क्या तुम्हें ये दिख रहा है होमोजेनियस फॉर्म, पहले तो ये बताओ, यस सर। ठीक है। अगर ये तुम्हें एक होमोजेनियस फॉर्म दिख रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जी हाँ, होमोजेनियस में भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल के थ्रू देख रहे हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx प्लस एन वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx प्लस एन वाई, ठीक है। ये वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या होगा उससे मैं एक एग्जांपल के थ्रू तुम्हें बता देता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx प्लस एन वाई, जरा बताओगे 1/mx प्लस एन वाई क्या हो जाएगा, 1/m क्या है अपना, एक्स स्क्वायर वाई, वो तो पता ही है तुम्हें, उसके अंदर एक्स मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स क्यू वाई हो गया, प्लस एन वाले में वाई मल्टीप्लाई कर दिया तो बीच में माइनस तो रहेगा ही सही, माइनस एक्स, माइनस लगा देते बाहर ही, एक्स क्यूब वाई प्लस वाई रेस टू 4, तो वैल्यू क्या बन गई, 1/-1/y/4। क्या ये टर्म समझ में आई, ये हम निकालेंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, नाउ मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये वाला जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ऑन बोथ साइड, तुम्हें याद है जैसे देखा जाए तो एलडी फॉर्म क्या होता है, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया जरा बताना, तो हमने उसको इंस्पेक्शन मेथड में कन्वर्ट किया था, इफ यू रिमेंबर, दोनों तरफ डी ऑफ करके आ गया था, तो उसी तरीके से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा। अब उससे होगा क्या, होमोजेनियस फॉर्मेट में हम बात कर रहे हो, okay? क्योंकि बाकी में फिर कुछ और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हो सकता है, यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैच कर जाता है कई बार, तो कैसे लिखेंगे आप बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करो, -1/y4 करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट सोचना टफ है एग्जैक्ट बनाने के लिए, तो इसीलिए हमने ये लॉजिक समझा होमोजेनियस के अंदर, -y4 मतलब ये हो जाएगा -x² राइट, माइनस आगे बोलो y4, तो ये तो प्लस ही हो जाएगा x³/y4 प्लस प्लस 1/y, और यहाँ पे मैंने dx नहीं लगाया, dx लगा ले, ये तो तब अगर तुम्हें लगता है क्वेश्चन लेंथी जा रहा है और इस टाइप का फॉर्मेट दिख जाए तो एक बार करके देख लो, ये देखो क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, क्योंकि अब अगर तुम देखोगे तो ये हमारा ऑलरेडी एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन चुका है। तुम बोलोगे कैसे, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की चेकिंग कैसे करते हैं अपन, डेरिवेटिव कैसे करते थे, चलो डेल्टा बाय डेल्टा वाई तो फटाफट कर सकते हो, बस लिख के बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कि थोड़े से नोट्स अच्छे से बन जाए, बनना है तो तुम फटाफट चेक कर सकते हो। डेल्टा वाई करना है, -x² तो कॉमन हो गया, तो y/-3 माइनस, तो प्लस हो जाएगा y/4, बताओ यही आएगा। दूसरा क्या है, यस डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, ये लिख लो पूरा, मैं लिख लूँ, इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 3x² बाय y/4, एक्स के रिस्पेक्ट में करना तो हट ही गया, देख लो दोनों सेम है,
तो तुम्हें पता है कि अब अगर ये, नाउ वी नो वेरी वेल कि अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, ओके। और उसमें चेक कैसे करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को, ये वाले फॉर्मेट से चेक करते हैं। देयरफॉर एक और लिख लेता हूं, चलो एक और बार। ये तुम लगा के देखना, जब तुम पीवाईक्यू करोगे ना, अगर कहीं लग जाए तो लगा के देख लो। ये भी एक मेथड ही है आसान करने के लिए। जैसे बच्चे बोले थे सर बहुत लेंदी हो जाते हैं कई बार क्वेश्चन, जो है तो एक ये मेथड भी तुम यू कैन ट्राई इट, ओके। इसलिए हम पढ़ रहे हैं हायर मैथमेटिक्स से, वरना तो नहीं पढ़ते। लेंदी क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं इसीलिए, कभी ये फॉर्मेट बन जाए तो। अब देखो अगर ये फॉर्मेट यहाँ पे बन गया है, तो अब अपन कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई क्यूब डीएक्स, वही सेम, पर इसमें y को कांस्टेंट मानते हैं, प्लस जो भी दूसरा फंक्शन है n अपना ये है, पर इसमें मैंने क्या बताया था, x वालों को सब हटा दो तो बचे ही 1/y इज इक्वल टू c। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 y क्यूब प्लस ln mod y इज इक्वल टू c। तो हमने लिख लिया, बोलो जल्दी से, हो गया क्लियर? सर ये हाँ सर। एम एम एक्स वाई और एन एक्स वाई की डिग्री हमेशा सेम होनी चाहिए। ये होमोजीनियस बोला ना मैंने, होमोजीनियस का सर तो मतलब क्या दोनों होता है? इंडिविजुअली होमोजीनियस होने चाहिए, पूरी इक्वेशन ही होमोजीनियस हाँ होनी मतलब चाहिए। लेमड़ा बाहर हो जाए पूरे एक्सप्रेशन में से। ओके अरे इसमें देखो ना, इसमें रख के देखो ना, सर, नहीं मतलब इसमें अगर जो एक्स को देखो, एक्स को लेमड़ा रखो एक्स, और वाई को लेमड़ा वाई रखो इसके अंदर, क्या लेमड़ा पूरे बाहर निकल गए, पूरे के हाँ पूरे सर। बाहर निकल गए, इसी को होमोजेनियस बोल रहे हैं इसके अंदर। ऐसा समझ में आ सर गया? नहीं मतलब अगर एम एक्स अगर एक्स एस टू 4 होता तो होमोजीनियस नहीं मानते? नहीं, लेमड़ा अटक जाएंगे ना फिर पूरी इक्वेशन से ओके पूरे। सर। ये अपन या तो इसमें देख लो जो अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, होमोजेनियस जो नॉर्मल होमोजेनियस होता है वही है, पर इसमें तुम्हें डी बाई डी एक्स में बदल के देखना पड़ेगा। लेमड़ा ओके बाहर सर। निकल जाने चाहिए सब, वो पूरी चीज सेम आ जानी चाहिए, और ये अपना कुछ भी किए रखो, इस टाइप की चीज को हम बोलते हैं। ये अपना पार्ट हो गया। अब एक और वैसे तो फॉर्म होता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जैसे मैंने उसकी तुम्हें ऑलरेडी ट्रिक दे दी थी, और उस समय उस ट्रिक का मैंने बताया नहीं था कैसे करते हैं, याद है? एक क्वेश्चन था इस टाइप का, मैंने बताया था, मैं भी पिछले नोट्स भी बता देता हूँ तुम्हें, इस टाइप के फॉर्मेट में। ये टाइप 3 होता है, बट टाइप 3 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसका ऑलरेडी फॉर्म पढ़ा हुआ है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ कि एक्जेक्ट डिफरेंशियल में भी ऐसा फॉर्म आता है। कुछ ऐसा कुछ मान लो, मैं भी बता रहा हूँ ये कैसा लिखा हुआ, और एक्स डी वाई, याद है ऐसा देखा था, एक वाई डी एक्स, एक वाई अलग हो और एक एक्स डी वाई अलग हो, और पूरा एक्स वाई की टर्म्स में फॉर्मेट हो। बता रहा हूँ, जो पिछली क्लास में देखा था, ऑनलाइन क्लास, 2.0 वाला तो बता रहा हूँ। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा एम एक्स माइनस एन वाई, बस ये लिख लो, फिर मैं बता देता हूँ, एक बार क्वेश्चन के थ्रू ही बता दूँ, याद आ जाएगा। पहले तुम्हें नहीं दिखेगा डेल्टा एम, ऑब्वियसली एक्स और वाई की टर्म में तो वो अटक जाएगी, बट जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस है, हाँ, तब आफ्टर दिस, आफ्टर मल्टीप्लाइंग, वी विल गेट एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन याद करो, हमने इसका ऑलरेडी दूसरा फॉर्म देख चुका है, मैं बताता हूँ कौन सा, और यही फॉर्मेट से बना है वो भी एक्चुअली, 1 - x y। वैसे तो उनके प्रूविंग, एग्जैक्ट डिफरेंशियल की प्रूविंग वगैरह सब होती है, बेसिक से ही होता है। ये वाला टाइप का मैंने दे दिया, याद आया तो इसको कैसे डायरेक्ट करते थे? फॉर्मूला। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला याद आया इस टाइप यस का, सर। ठीक है। उसमें क्या था, ये वाले, ये कर लेना स्टार्टिंग के क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा डायरेक्ट मेथड टाइप 8 जिसमें था। देखो ये वैसे ही फॉर्म है ना, dx बाय एक्स प्लस जी टी अपॉन डी टी एक्स वाई इक्वल टू टी करके ये जो दिया हुआ है, ठीक है, इसी को ही देखो अब यहाँ के थ्रू भी कर सकते हैं। एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx - ny से करना है, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल के कम से कम 8-10 तरीके होते हैं, मैं बस तुम्हें ये 3 वे बता रहा हूँ, तीसरा भी अगर नहीं याद रहता है तो अपने को पता है, पर एक बार इससे भी देख लेते, जब 1/mx प्लस एन वाई देखा है तो 1/mx माइनस एन वाई भी एक बार देख ही लेते ना, क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे करोगे बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बताओ?
ये पूरा मेरा m है ऑब्वियसली, एक बाहर x और बाकी एक्स वाई, मतलब इस टाइप की टर्म दिख रही है, एक्स वाई के टर्म का कोई फंक्शन है और एक वाई डी एक्स और एक्स डी वाई आ जाए, तब जनरली ये फिट हो जाएगा। एक्स डी वाई वाई डी एक्स ऐसा अलग से होना भी चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो कितना होगा, 1 अपॉन, बताओ जल्दी, एक एक्स वाई माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया माइनस, और आगे गए कितना आ जाएगा, दूसरे में करना है y मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई माइनस, तो बीच में इसी बीच में यहाँ पे प्लस है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो कितनी टर्म हो गई जरा बताओ ये, माइनस टू पहले वाले एक्स में स्क्वायर वाई, ये आएगा बेटा, ध्यान से देखो ये आएगा, वो मैं कर रहा हूँ उसको एक्स स्क्वायर वाई, वो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल, एक्स स्क्वायर वाई ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो फिर कैसा बनता है, फिर तुम करके देख लेना, करो इसको मल्टीप्लाई, -1, एक तो y कैंसिल हो जाएगा, पूरे एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/2 एक्स स्क्वायर, y है ना ऊपर एक, तो ये आ जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करा है, माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 एक्स वाई स्क्वायर, नहीं एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, देखो यही कुछ आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, dx प्लस एक्स अपॉन ये करूंगा तो ये -1/2 एक्स वाई स्क्वायर, थोड़ा सा कॉशियसली करना, हाँ गलती नहीं हो जाए, -1/2 जब इसमें दूसरे वाले में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई तो गया, तो एक वाई बच गया और एक 2 बच गया, तो प्लस में ही है वो, dy। अब तुम चेक करोगे क्या कि नाउ हियर करके बताओगे एक बार फटाफट, देखो डेल्टा m बाय डेल्टा y क्या डेल्टा n बाय डेल्टा x हो रहा है, चेक करो जरा जल्दी से, y के रिस्पेक्ट में करना है और उसको x के रिस्पेक्ट में करना है, सेम ही होगा, देखो एक बार कितनी टर्म आ जाएगी वो, 1/x² -2/2 भी कैंसिल हो जाएगा, 1/x y कुछ ऐसे ही बन रहा है, देखो देखो कितना आ रहा है, -2, डेल्टा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/y इसका -1/y² हो जाएगा ना, तो क्या यही टर्म आ रही है 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, चेक करो दोनों, हाँ हाँ सर। ये टर्म आ जाएगी, ठीक है तुम देख लेना, मतलब वो बन गया अपना फॉर्म। और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है अब क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं डायरेक्ट करते हैं, चलो बता, हमने को पता है कि पहले वाले को अपन को सिर्फ एक्स की टर्म्स में करना है, वाई को कांस्टेंट मानना है, तो वाई को अगर कांस्टेंट मानना है तो ये -1/2 y को तो बाहर ही कर दो, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, ये लिख दिया, दूसरे में 1/2 टाइम्स ऑफ ln mod x, इसमें तो इंटीग्रेट भी नहीं कर, मतलब एकदम ही इजी हो गया ये तरीका अगर तुम देखोगे तो, ठीक है, ये वो वाले डायरेक्ट फॉर्म से भी तुम्हें ये ज्यादा पसंद आ जाएगा, अगर तुम थोड़ा सा कॉशियसली बस लिखोगे और चेक करोगे ना तो आ जाएगा, बस प्रैक्टिस कर लेना, अगर ऐसे क्वेश्चन जहां भी दिखे ना उनमें ये अप्लाई करके देख, ठीक है, पीवाईक्यू उसमें देखना कहीं लगे तो, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन तो बता दिए पीवाईक्यू उसमें से उठाया सच बताऊं तो। अब इसमें बताओ दूसरे पार्ट में से क्या लिया अपन ने, जहां जहां भी एक्स है वो हटा दो, तो पहली टर्म तो हट गई, -1/2 1/y का ln mod y इक्वल टू सी या प्लस सी इक्वल टू सी, अब देखो कितना टाइम लगा ये फॉर्मेट में, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें, तो 1 मिनट के अंदर ये हो सकता है अगर ये फॉर्मेट पे रहा तो, क्योंकि ये वाला फॉर्म तुम्हारा अटक जाएगा, होमोजेनियस होगा नहीं, और कुछ हद तक इंस्पेक्शन से भी शायद ना हो पाए, या इंस्पेक्शन में ज्यादा दिमाग लगता है, अपन ने देखा भी था पिछली बार एक इसी का साइन कॉस वाला जो था, तो ये एक अपना फॉर्म हो गया। अब इसके अलावा भी और फॉर्म होते हैं, पर अभी मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं, इस टाइप का कभी कोई फॉर्म आ जाए, या रहने दो और कंफ्यूज नहीं होना, कई बार क्या होता है mdx प्लस ndy में एक दूसरी टर्म आ जाती, चलो छोड़ दो तुम, काफी है, कभी लगेगा तो एडवांस के वक्त और बता दूंगा एंड में और भी टेक्निक्स, पर अभी ये मेथड काफी है। तो ये अपना लास्ट टाइप हो गया एक तरीके से, ठीक है, उसके अंदर 3 टाइप्स आइए जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रख लोगे, आगे बढ़े अब,
यस सर। ठीक है, अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद कुछ हायर ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं, अब जरा वो देख लेते हैं। हायर ऑर्डर सॉल्विंग देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वैरायटी अपन ने बनाई थी क्या, तो ये वैरायटी वाइज लिख लेना, ठीक है। हमने अगर वैरायटी बनाई थी तो ये वैरायटी वाइज ही लिखना, ताकि एंड में रिवीजन में वैरायटी तुम्हें याद रह जाए कि कौन कौन सी वैरायटीज पड़ी हुई है हमने। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग डिग्री ग्रेटर देन 1, कॉमा, बट ऑर्डर अपना क्या है, 1 ही। ये अपन देखते हैं। डिग्री बढ़ाई है, ऑर्डर नहीं बढ़ाया है। जैसे कि ये बहुत ही आसान होता है, और ये तुम्हें कुछ वो रिकर्सिव का जो फॉर्मूला बताया था ना, उसी लॉजिक की तरह बैठेगा ये। जैसे कि अभी ये नहीं, अभी आगे देखेंगे तब समझ आएगा, जब ऑर्डर बढ़ेगा तब। मान लो ये दे दिया, इस टाइप की भी इक्वेशन बन सकती है। वर्ड प्रॉब्लम में कई बार ऐसी इक्वेशंस बन जाती है। तो इनको कैसे करना है, तो सबसे पहला मेथड, अगर ऑप्शन में फंक्शन ही दिया हुआ है तो गो बाय ऑप्शन। और वैरायटी 1 क्या होता था, सॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑप्शंस को उठाओ, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार डेरिवेटिव करो, और ऑब्वियसली एक ही होगा। डेरिवेटिव कर करके देख लो कि किस में ये आता है, मतलब क्रॉस चेक करना है किस वाले डिफरेंश वो फंक्शनल इक्वेशन में इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो गो बाय ऑप्शन। ऑब्वियसली फंक्शन तुम्हें दिया रहेगा, dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स कैसे निकाल सकते हो, एक पार्शियल डेरिवेटिव वाला भी तुमने देखा है, याद होगा तो तुम्हें वो वाला लगा दो। dy बाई डी एक्स एक बार आ गया, बस उनको यहाँ रखो, एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो। समझ आ गया ना ये मेथड। तो तुम्हें एमओडी आना चाहिए, यस एमओडी सर। की ऑल टेक्निक्स, इसमें एमओडी की ऑल टेक्निक्स आनी चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव में टाइम लगा दिया तो कैसे करोगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, तो एमओडी की ऑल टेक्निक से डिफरेंशिएट करो, और फिर सब्सटीट्यूट कर दो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी ऑप्शंस के लिए बोल रहा हूं, इन गिवन डीई, और जो सेट होके 0 दे दे वो उसका सॉल्यूशन होगा ऑब्वियसली। ऑप्शंस गिवन होंगे तो कई बार ऑप्शन गिवन होते हैं इन मीन्स वगैरह, तो ये मेथड सबसे बेस्ट होती है। अब दूसरा मेथड सर इसमें तो ठीक है, ऑप्शन वाइज है, इंटीजर टाइप में आ गया तो हम dy बाई डी एक्स को थोड़ी देर के लिए m बोलेंगे। ये तुम्हें उसमें भी काम आ सकता है, अभी जैसे बच्चे बता रहे थे, ये तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्विंग शायद उसमें भी आता है, कैपेसिटेंस और उन सब में भी आता है ना, फिजिक्स में, या कहीं ना कहीं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्विंग फिजिक्स में भी आती है। एक बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि सर डिफरेंशियल सर इक्वेशन सर कैसे सॉल्व, एसी वाला, वो एसी हाँ वाला, एसी एसी सर्किट वगैरह में, वाला। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सर, वो तो बहुत वो बहुत बेसिक लंबा सर वो। बेटा वो लंबा होता है, या सॉरी वो बहुत बेसिक होता है, तुम बोल रहे हो जेई वालों को पता है कि तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, दे कैन गिव सम अदर टाइप ऑफ सर्किटल कंडीशन दे दे जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो कुछ इस टाइप में चले जाए, हमें नहीं पता, वो दे सकते हैं। अब फिजिक्स तुम्हें ज्यादा आता है, मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इनको, तो dy बाई डी एक्स को हमेशा m मान लेना है। ठीक है, तो तुम्हें क्योंकि स्लोप की तरह याद कर लो, तो क्या तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह फील नहीं होगा ये, वाई एम स्क्वायर प्लस 2xm माइनस वाई इक्वल्स टू 0, बताओ जरा, क्या ये मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं हुआ, यस सर। मतलब सॉल्व सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्म, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, यस सिंपल। सर। अब क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे, वो फॉर्मूला मेथड लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली, इसके फैक्टर वाइज तोड़ना तो टफ होंगे। तो ये आ जाएगा जब तुम लगाओगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4y स्क्वायर हो गया, इधर गलती मत कर देना ये। अब इसको सॉल्व करना है, नाउ सॉल्व, दो इक्वेशंस आएगी, मतलब एक प्लस वाला लो और एक माइनस वाला लो, और m को वापस क्या रख देना है, dy बाय dx। और वो तुम्हें पता है कि कौन सा फॉर्म बन गया है, बताओ, होमो, और जनरली होमोजीनियस वाले ही तुम्हें देंगे, वो देंगे ही वैसा, ऐसा नहीं कि ये सॉल्व नहीं हो, जेई में वही टाइप का फॉर्म देंगे जो तुम कर सकते हो, जो बेसिक फॉर्म्स होते हैं, होमोजीनियस फॉर्म है कि नहीं, बोलो जल्दी से। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे किसको मानोगे तुम, x बाय वाई को मानोगे, v, मतलब x को v बाय, यस और नो, हाँ सर। बोलो।
ठीक है, हो जाएगा ये। और जनरली इजी देंगे, टफ नहीं देंगे, और उसके बाद वो इजिली सॉल्व हो जाएगा। अभी भले ही तुम्हारा ना हो या वो, ये रैंडम बनाया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पर इस टाइप से हम कर सकते हैं और होमोजेनियस फॉर्म ही जनरली बनेगा। अगर आता है तो, वैसे तो आना नहीं चाहिए, पर आ गया तो बिट्स मेंस का भरोसा नहीं, वो कुछ भी पूछ लेते हैं, तो वो इजी ही फॉर्मेट देंगे, ज्यादा टफ देंगे नहीं। हो गया क्लियर ये? सर तुम नेगेटिव वाला भी लेंगे ना एक केस? हाँ हाँ, ये लिखा नहीं है दोनों, ये क्या लिखा प्लस और हाँ माइनस? वही अच्छा, हाँ ये ठीक। लिखा नहीं मैंने, दोनों केस बनेंगे, दोनों सॉल्व होंगे, दो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो जनरली ये सवाल किस में आएंगे बताओ, आईआईटी जेई में अगर आते हैं तो? मल्टीपल करेक्ट में, वन और मोर देन करेक्ट में। पर सर आईआईटी थोड़ा ना पूछेगी ऐसा बाहर का, अरे पूछ सकती है, क्योंकि मेथड वन के लिए कुछ सिखाने की जरूरत है क्या? क्या मेथड वन तो एनसीईआरटी का भी बच्चा कर सकता है, एमओडी आना चाहिए अच्छे से, टेक्निक्स जो ऑप्शंस दिए रहेंगे। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मल्टीपल करेक्ट में, क्योंकि ये कई बार बहुत टाइम टेकिंग होगा। चार ऑप्शन है जनरली, दो ऑप्शन भी अगर सही होते हैं तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके वो देख लो डिफरेंशियल इक्वेशन किस पे सेट हो रही है। और अगर नहीं तो ये टेक्निक भी है ही, नॉर्मल सॉल्विंग टेक्निक तो होती है। ऐसे ही होल क्यूब होता तो कितने रूट्स होते हैं जनरली? अगर रियल की बात करें तो तीन मैक्सिमम तक जाता, तो तीन डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता। हो गया क्लियर? हाँ सर। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वेराइटी आती है, और इस वेराइटी में हम बेसिकली सीखेंगे एक्चुअली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा क्या होती है। हमने बहुत ही फिक्स फॉर्मेट देखा था, dy बाई डी एक्स प्लस फंक्शन टाइम्स ऑफ y इक्वल टू कोई नया फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। एक्चुअली में डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा क्या है, क्योंकि हमने तो सिर्फ क्या देखा था, ऑर्डर वन डिग्री वन के लिए, और बहुत ही लिमिटेड चीज देखी थी जो कि अपने जेई के सिलेबस में है। बट अगर मैं नॉर्मल, अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक डेफिनेशन होती है। कभी पूछ सकते हैं, ये बिट्स वाले जनरली ज्यादा पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशन एलडीई फॉर्मेट की है। पता चला तुम बस वही दो एलडीई फॉर्म जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग देख लिया, और तुम्हें लगा कि सर इसमें से चारों ही ऑप्शन गलत है। तो ये क्या होता है बेसिकली समझ लेते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल y in dy by dx, डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल y जो रहता है, ऑब्वियसली डिपेंडेंट हम उसको बोल रहे हैं अभी, इन dy by dx एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव, मतलब वही dy by dx एंड सो ऑन, ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव which are present occur in first degree। मतलब होल स्क्वायर होल क्यूब हो सकता है क्या, जैसे अभी देखा अपन ने? डिग्री ग्रेटर देन वन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री का ही होना चाहिए ओनली। मैं एग्जांपल से समझा दूंगा, हाँ अभी जो भी तुम्हारे क्वेरी आएंगे। और ये बस डिफाइन किया गया किसे कहते हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए कि ऐसा ही क्यों माना। अब ये तो भाई डिफाइन करी गई है इसको कि लीनियर डिफरेंशियल किसको बोलते हैं। ठीक है, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड या और डेरिवेटिव, समझाऊंगा हाँ अभी, ऑकर, इस टाइप से। जैसे कि अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, फिर तुम्हें और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से बोले जा रहे हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही लिखते, माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू से साइन एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स होता है तो अपना नॉर्मल एलडी फॉर्म, ये तो होना ही है ना एलडी फॉर्म, डेफिनेटली तुम देख लो, डी वाई बाई डी एक्स वाई ये सब अपने, इनकी डिग्री वन होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया, बताओ जल्दी से होगा कि नहीं होगा? चलो मैं दो यस। एक देता हूँ, फिर तुम बताना कौन कौन से होंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग।
आराम से एक बार सोचो और मुझे बताओ कौन कौन से हैं। 1 मिनट लो। हाँ, बताओ जरा इन 4 ऑप्शंस में से। सोच लिया? लिखा सब कुछ है, तुम समझ पाए कि नहीं अब वो देखो बस डेफिनेशन। हाँ जी बताओ। पहला वाला है? यस सर। हाँ सर। बिल्कुल है पहला वाला। दूसरा वाला होगा? नहीं। नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वाई स्क्वायर की टर्म आ गई, फिर वाई ठीक है, स्क्वायर। और लिखा भी है नो प्रोडक्ट ऑफ, वो वैसे भी लिखा हुआ है वाई हो इन विच ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव विच आर प्रेजेंट, डेरिवेटिव्स की तो फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, एंड नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड या और विद डेरिवेटिव, मतलब उनके प्रोडक्ट भी नहीं चलेंगे। नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स ऑकर, मतलब डेरिवेटिव्स के भी प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव के भी नहीं चलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपस में डेरिवेटिव मतलब प्रोडक्ट भी नहीं चलेगा, इसलिए ये गलत हो गया। ये तो वैसे ही गया, साइन कॉस में नहीं हो पहले सकता है। वाला चीज ये एक बार बता। पहला वाला तो नॉर्मल अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये तो जेई के सिलेबस में है, डिग्री 1 है। वेरिएबल और डेरिवेटिव। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, बता देता हूँ। नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब होता है मैंने y इंटू लेट सपोज मल्टीप्लाई कर दिया, y इंटू वाई कर दिया, वाई स्क्वायर इंटू साइन वाई कर दिया, मतलब y इंटू साइन वाई कर दिया, मैंने कर दिया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स कर दिया, मैंने डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर दिया। अब समझ में आ गया? ओके सर। ठीक है, तो ये वाई सब इंटू एक्स नहीं होगा? नहीं चलेगा। अरे y इंटू एक्स क्यों नहीं होगा? अरे डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है, उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन विद देयर डेरिवेटिव, इसमें कहाँ लिखा हुआ है y इंटू एक्स? कहाँ लिखा है इसमें y इंटू एक्स? कहाँ दिख गया तुम्हें? कहीं दिखा? बोलो, कहीं दिख रहा है? नहीं सर। जल्दी बोलो। नहीं दिख रहा है तो फिर नहीं है, वैसे वाले फॉर्मेट के लिए मैंने नहीं बोला है, ठीक है। जैसे कि इसलिए तो ये पहला वाला सही है अपना, पहला वाला सही है अपना एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब फोर्थ वाला सही होगा? बताओ बेटा सभी। नहीं सर, नहीं वाई होगा बाई डी एक्स क्योंकि आपने y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, वो हट गया, ठीक है। ऐसे ई रेस टू वाई वगैरह की टर्म होगी क्या? नहीं। ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है, ये तो अपन ने वैसे ही हटा दिया था, लीनियर में ये आएगा ही नहीं है फॉर्मेट, ई की पावर में एंड ऑल वैसा नहीं आएगा, ठीक है। ये साइन ऑफ एक्स वाई मैंने बोल दिया, ठीक है, साइन ऑफ वाई लिख दिया, ये भी नहीं होगा। तो ये वाले एग्जाम्पल से याद कर लो, चलो ये सब नहीं चलेंगे। हो गया क्लियर? सर ये फोर्थ वाले में 2xy दूसरी तरफ लेके y को डिवाइड कर देंगे तो? नहीं नहीं, जो फॉर्मेट में दिया है अभी हम उसमें बोल रहे हैं, बस जिस फॉर्मेट में दिया है अभी हम उसमें बोल रहे हैं, दैट्स इट, ओके। ठीक है। अभी मैंने उस फॉर्मेट में ही बोला है। हाँ वो अब ऐसा वो देंगे नहीं, अब जैसे कुछ और दे देंगे, लो वाई क्यूब दे दिया, कुछ ऐसा ले लो चलो, ताकि वो वैसा भी नहीं देंगे तो हो जाए, पर जो फॉर्मेट में लिखा है हम उसको बोल रहे हैं, रिकन्वर्ट हो जाए, विच कैन बी प्रेजेंट ऐसा नहीं बोला है, विच कैन बी प्रेजेंट इन दैट फॉर्म एंड ऑल ऐसा नहीं बोला है, जैसे अपन ने डिग्री के लिए देखा था, ठीक है। जैसे आप बताओ, अब तो क्या हो जाएगा, अब तो वाई अटक ही जाएगा ना, कितना आ जाएगा, वाई क्यूब ले लिया या इधर लगा दिया और लोग 10x के साथ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या y क्यूब, ऐसा कुछ करके दे देंगे वो, ठीक है। जो फॉर्मेट में दिया है बस हमें उसमें देखना है, दैट्स इट, ठीक है। उतना ज्यादा डेप्थ में जाना है नहीं, क्योंकि ये वैसे भी अपना किसका फॉर्मेट है, ये अपना क्या बोलते हैं, ये बिट्स वगैरह में आ जाता है, इस पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे नहीं, पर कभी दे दे तो। इसके बाद होमोजीनियस एलडीई। अब होमोजीनियस एलडीई क्या होता है? तो बेसिकली होमोजीनियस एलडीई बेसिकली ये टाइप का फॉर्मेट होता है, an yn प्लस an माइनस 1, ये कोई भी नंबर होंगे, yn माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट
ए नॉट इंटू वाई इज इक्वल टू 0। क्या इसमें कहीं पे भी वो लिखा है क्या, कांस्टेंट है क्या अपने पास? नहीं, कांस्टेंट नहीं होगा। सर ए नॉट वाई नॉट होना चाहिए ना। अरे वो तो कर लो रे, कुछ भी लिख लो, मैं सिर्फ वाई लिख रहा हूँ, वाई नॉट नहीं लिख रहा हूँ। आखिरी टर्म अपन ने वाई की तरीके से लिखी, उसमें वाई नॉट लगाने का कोई फायदा नहीं। अब तुम बोलोगे ये क्या है, क्यों नहीं लगाया मैंने वाई नॉट, क्योंकि सुन लो ये वाई का मतलब क्या है, कोई पावर नहीं है। वाई का मतलब हो रहा है यहाँ पे डी एन वाई बाई डी एक्स है। अब आई बात समझ में? तो वाई नॉट क्या होगा? अगर मैं पूछ रहा हूँ वाई थ्री, तो वाई थ्री क्या होगा? ट्रिपल डेरिवेटिव। डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, तो वाई नॉट को क्या बोलोगे तुम? कुछ नहीं बोलोगे, इसलिए वाई नॉट नहीं लिखा है, वो वाई लिखा है। सिंपल बात, इस टाइप से अपना फॉर्मेट होगा। अब जैसे कोई भी दे दे, अब जैसे कि मैंने तुम्हें दिया, इन टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं होमोजेनस एलडीई फॉर्म। ठीक है, ये नंबर्स होंगे ए नॉट ए वन ए टू, अपने ये सब क्या है? कोएफिशिएंट्स है, ये सब मेरे कोएफिशिएंट्स है। हो गया क्लियर? ठीक है, इन टाइप के फॉर्मेट्स को हम बोलते हैं। नो कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। कांस्टेंट टर्म मतलब एक +2 +3 करके चलेगा क्या? यहाँ पे लिख के +2 = 0 लिख दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाई पे खत्म हो जाना चाहिए अगर खत्म हो रहा है, या उसके पहले। बस ये टाइप के फॉर्मेट को बोलते हैं। अब इनकी सॉल्विंग कैसे करते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, और ये भी फिजिक्स में कई बार यूज हो सकते हैं, इस टाइप की इक्वेशंस भी। ठीक है, जेई वगैरह में। और डायरेक्ट तो कभी आए नहीं है, बट कभी आ गए, अभी तुम्हें स्कोटेस वगैरह में भी मिल जाएंगे। जैसे तुम्हें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ d2y/dx² -7 टाइम्स ऑफ dy/dx +12y = 0। मान लो मैंने तुम्हें ये दिया, ठीक है, मान लो मैंने तुम्हें ये दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे? सॉल्व करना डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो पहला होगा गो बाय ऑप्शंस। ये मेथड तो हमेशा वैलिड होगी, और इसीलिए शायद जेई पूछ सकती है, इसीलिए शायद जेई पूछ सकती है गो बाय ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, कि तुम ऑप्शंस दिए हुए हैं, रख रख के उसका डबल डेरिवेटिव, अपना एमओडी सक्सेसिव डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट एंड ऑल लग जाएंगे, एंड सब्स्टिट्यूट करके चेक करो। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। अगर जेई पूछेगी तो शायद ऐसे ही पूछेगी, पर क्या इनके एक्चुअल में सॉल्विंग भी होती है? बहुत आसान है इनके सॉल्विंग भी। जैसे वहां क्वाड्रेटिक था तो थोड़ा सा टफ था, पर लीनियर एचडी मतलब लीनियर एलडी फॉर्म दे दे, होमोजीनियस वाला फॉर्म दे दे, तो बहुत इजी होता है। और मेथड 2 पे अब हम आते हैं। इसी को हम बोलते हैं, याद है रिकर्सिव में अपन ने एक बनाया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना सीखी थी, और उसकी सॉल्विंग देखी थी, और उसका सॉल्यूशन कैसा होता है। वही सेम चीज यहाँ पे आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे इन टाइप के फॉर्मेट। पहले तो ये देख लेना होमोजेनियस एलडी फॉर्म होना चाहिए। ओके, चलो अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसकी? d2y/dx² को x² मान लो। तुम्हें याद है जब मैंने फॉर्मेशन पढ़ा रहा था, तो मैंने एक बताया था, एक ई वाला क्वेश्चन करवाया था, और तुम्हें बोला था ये डायरेक्ट सॉल्यूशन देखो, क्या इससे क्यूबिकल से कनेक्ट नहीं हो रहा है, जिसके रूट्स 1 2 3 है। इफ यू रिमेंबर, हमने जो क्वेश्चन करा था एक फॉर्मिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी को याद है, जिसमें 1 2 3 रूट्स बने थे एंड ऑल। तब मैंने तुम्हें बोला था ये भी एक टेक्निक होती है। अब वो टेक्निक अब आ गई है जो मैं बता रहा, क्योंकि अपने जे के सिलेबस में तो ऑर्डर 1 डिग्री 1 ही है, पर अगर यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑर्डर बढ़ गया है, ऑर्डर ग्रेटर देन 1। पर इसमें हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे कैसे सॉल्व करते हैं और, इसमें सिर्फ हम होमोजेनियस एलडी का ही फॉर्मेट देखते हैं, और कुछ आ गया तो गो बाय ऑप्शंस देखो। बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे हायर मैथमेटिक्स का पार्ट, पर ये बहुत काम का हो रहा है, बिट्स वगैरह में आ रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ। और हम ऑप्शंस के थ्रू फिर नहीं करेंगे, क्योंकि ये इजी है। कैसे कन्वर्ट कर लो इसको एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, कैसे d2y को x², dy को लीनियर, और जो y टाइम्स होगा उसको कांस्टेंट। इसलिए मैंने बोला था अलग से कोई और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए तो उसको लिख भी नहीं पाओगे। ये आ गया। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? फैक्टर क्या बन रहे हैं बोलो? x 3 और माइनस 4? x माइनस। हाँ, मतलब 3 और 4 बोलो बस। ठीक है, तब सुनना, इसमें केस बनेंगे। केस नंबर 1, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इक्वेशन तो कैसे भी बन सकती है, उसमें इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, रिपीटेड रूट हो सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, तीन ही केस बनते हैं जनरली। तो अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है,
तो आंसर होगा ये y टाइम्स ऑफ e रेस टू अल्फा एक्स y इक्वल्स टू सॉरी e रेस टू अल्फा एक्स प्लस e रेस टू a टाइम्स करके लिख लो आर्बिट्री कांस्टेंट। अच्छा कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे इसमें ये बताओ पहले, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए जब ये बनती है तो 2 और ऑप्शन में दिखेगा 2। तो अगर तुम्हें ऑप्शन में एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट दिया तो वैसे ही वो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। a टाइम्स e रेस टू अल्फा एक्स प्लस b टाइम्स e रेस टू बीटा एक्स। क्या ये फॉर्मेट याद रख सकते हो? तो यहाँ पे ए और बी ओरिजिनल इक्वेशन में जो ए और बी रहे होंगे वही है ना? अरे राम, लो तुम्हारे लिए इसलिए नोटेशन दूसरे देने पड़ते हैं, k1 प्लस k2। अब बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? अभी पूछा थोड़ी देर कुछ सेकंड पहले ही पूछा कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, 2। तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट हो गया क्लियर? क्या है ये बोलो? सर तो मतलब वही ना -7 और हैं? -7 और 12 ही होंगे ना k1 k2 अभी इस वाली इक्वेशन में। किसने कहा? हु टोल्ड यू? हु टोल्ड यू कि ऐसा बनता है? ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। एनी रियल, लो आर्बिट्री कांस्टेंट की परिभाषा बताता हूं क्या होता है। एनी रियल नंबर, अगर ये फिक्स्ड हो गए तो ऑर्डर तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये नहीं बताया था अगर कांस्टेंट फिक्स हो जाए तो वो फिर उतने नहीं रहते, फिर उसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है वो फिर। अरे अगर कांस्टेंट फिक्स कर दे तो उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं ना। फिर हाँ सर। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन सीखी थी, उसमें वो सी के अपन जो ले रहे थे C1 C2 वो कुछ फिक्स होते थे। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? तुम एक तरफ आर्बिट्री बोल रहे हो, एक तरफ उनको फिक्स कर रहे हो। ऐसा कैसे कर रहे हो? ठीक है, ये तो सॉल्व करके अपने आ गए हैं 2 रूट्स और उसका फॉर्मेशन जो बनता है वो ये आता है, ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर 3 रूट्स होते तो कैसे लिखते बताओ? बताओ जरा, 3 रूट्स कब होंगे? सर एक और ई के साथ आ जाता ऊपर। बिल्कुल, इफ 3 रूट्स, अगर 3 रूट्स होंगे, ओके, मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा भी रियल एंड डिस्टिंक्ट में बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो कैसे लिखेंगे और कब कब होगा ऐसा बताओ? जब ऑर्डर क्या होगा? 3 k1 e raised to alpha x plus k2 e raised to beta x plus k3 e raised to gamma x। क्या यही होगा? जवाब दो, बोलो तो ये जल्दी। सीक्वेंस सीरीज का नहीं है लॉजिक सर, वो स्पेशल हाँ सीरीज। हाँ, वही बोला बेटा मैंने, तुमने स्टार्टिंग में सुना नहीं शायद, मैंने रिकर्सिव वाले की सॉल्विंग का मैंने बताया था तुम्हें। वही लॉजिक से ही है सब, सेम ही है। तभी मैंने वर्ड यही बोला था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लॉजिक, उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही बोलते हैं। चलो एक और देखते हैं। अब मैं रिपीटेड रूट्स वाला ले लेता हूँ, तो D2 नहीं D3 ले लेते, फिर तो सेम ही हो जाएगा, 2 4 ज्यादा रहे तो D3y बाई डी एक्स क्यूब -4 टाइम्स ऑफ D2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन सॉल्विंग आना चाहिए। देखो अगर इक्वेशन सॉल्विंग नहीं आती है तो नहीं कर पाओगे। कोफिशिएंसी मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए बस, कोई साइन एक्स वगैरह नहीं हो सकता, जैसे फंक्शंस वगैरह नहीं होगा। वैसे तो उनको भी अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर वाई लगा दिया वाई के साथ, पर हम होमोजेनियस एलडी में वो फॉर्म नहीं बोल रहे। ये क्या रूट्स बताओगे? ये कन्वर्ट होगा एक्स क्यूब -4x² प्लस 5x -2 इक्वल्स टू 0। क्या होंगे इसके रूट्स? सर एक तो 1 -1 स्क्वायर इंटू x माइनस 2 और 1। 1 1 और 2, ये 3 आएंगे, तुम अब देख लेना। ठीक है, ये 3 रूट्स आने वाले हैं। अब अगर ये 3 रूट्स आएंगे तो अब कैसे लिखेंगे वो देखना जरा। k1 जो कि अलग है उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, k1 e raised to 2x लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो रूट सेम है उसमें हम ऐसा लिखते हैं कुछ, k2 प्लस, तुम्हें याद आ जाएगा ऐसे ही कुछ लिखा था उस समय भी, कुछ ऐसा होगा k3x e raised to 1x। याद आया कुछ? ऐसे ही वहां पे भी लिखते थे रिकर्सिव के सॉल्विंग के वक्त भी। यस सर। और ऐसे याद कर लो बस, वो तो इक्वल आ जाए तो ये इस तरीके से करना है।
क्या याद हो जाएगा ये भी फॉर्म? अब तुम बोलोगे अगर 3 रूट सेम हो गए, इफ से अल्फा 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 बीटा बीटा, लो बताओ इसको कैसे लिखोगे? बस लिखने का तरीका बता रहा हूँ, कोई पूछेगा नहीं अब इतना टाइप का। तो इसमें हम लिखेंगे पहले तो k1 प्लस k2 x, पहले तो इसको लिख लेते ई रेस टू बीटा एक्स, प्लस अब ले लेते हैं कुछ c1 प्लस c2x प्लस c3x² ई रेस टू अल्फा एक्स। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, किसी के माइक को भाई बेटा स्विच ऑफ करो, क्योंकि म्यूट करो, क्योंकि आवाज हो रहा है बहुत ज्यादा बीच बीच में। सर ठीक है, हाँ बेटा। सर तो ये फॉर्म जैसे ऊपर जो ये डिफरेंशियल है उसमें लास्ट में -2y की टर्म है, तो अगर x की टर्म हो यहाँ पे तो वो हाँ, नहीं चलने वाला। नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही फॉर्मेट हो, बहुत लिमिटेड हाँ कंडीशन है जिसपे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और ये तुम्हें स्कोटेस वगैरह में भी मिल जाएंगे। कैसे आएंगे? ये इसी टाइप की सॉल्विंग दे देंगे, पूरा मैच द कॉलम वगैरह दे देंगे, और तुम्हें पता ही नहीं, तुम ऑप्शंस के थ्रू जा रहे हो। ऑप्शंस के थ्रू बिल्कुल मत जाना, टाइम वेस्टिंग है, और ऐसे टाइप के फॉर्मेट तुम्हें दिखेंगे ही नहीं। अब ये काम के इसलिए भी है, जैसे कि मान लो अब मैंने तुमसे ये पूछा, हाँ चलो एक इमेजिनरी वाला भी देख लेते हैं, उसी में एग्जाम्पल दे देता हूँ। बेटा थोड़ा सा माइक को बंद करो, किसी का माइक ऑन है। d3y बाय इसका माइक x³ अगर ऐसा कुछ दे दिया मैंने, इक्वल्स टू, बहुत ही आसान सा दे रहा हूँ, इक्वल्स टू y। अब इसको कैसे करोगे जरा बताओ? क्या ये भी वही फॉर्म है जो अभी हम पढ़ रहे हैं? हाँ बताओ जरा, सेम ही तो फॉर्म है। तो क्या बनेगा इसका? x³ -1 इक्वल टू 0। एक तरफ करो, मतलब अब क्या होगा? 1 मत बोलना, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, याद है कि नहीं, कि भूल गए? हाँ सर याद है। ठीक है, -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो ये अपने रूट्स आ गए। तो अब कैसे लिखेंगे? तो लिख लो एक आखिरी केस इसके अंदर, फॉर इमेजिनरी रूट्स, जैसे कि मैंने लिखा p प्लस आयोटा q। मान लो कोई ये रूट है, प्लस माइनस ऑब्वियसली कॉन्जुगेट के साथ ही रहते हैं, p प्लस माइनस आयोटा q। तो कैसे लिखेंगे इस वाले को? कैसे लिखेंगे कॉन्जुगेट वाले को? बाकी को तो वैसे ही लिखना है, जितने रिपीट कितने रियल एंड ऑल, ई रेस टू पी एक्स इंटू ए कॉस क्यू एक्स प्लस बी साइन क्यू एक्स। हाँ जी, समझ में आया? ए बी अपने आर्बिट्री कांस्टेंट, फिर से मत बोलना ये ए बी क्या है, 2 रूट से तो 2 तो होंगे आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या ये समझ में आया? लिखना, लिखना समझ में आया तो यहाँ लगा के देख लेते हैं। बताओ कैसे लिखोगे? बताओ इसका फॉर्म। बोलो, y इक्वल्स टू, ट्राई करो। सबसे पहले तो लिखते हैं अपन k1 ई रेस टू एक्स, राइट, प्लस आगे बताओ क्या होता था ओमेगा, कुछ याद है? ओमेगा यस ओमेगा स्क्वायर क्या होता था? -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2, कुछ याद आया? यस सर। अब बताओ जरा कैसे लिखोगे? e की पावर -1/2x इंटू ई रेस टू पावर -1/2x, मतलब -x/2 लिख दिया, ठीक है, इंटू ए a कॉस इंटू cos √3/2x। √3/2x। ये अभी तक तुमने एसएचएम वगैरह में देखा कि नहीं, ऐसी टाइप की इक्वेशंस? एसएचएम वगैरह में भी बहुत आता है इस टाइप के, वो उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं एसएचएम इक्वेशंस के, पता नहीं अभी तक तुमने डैम्पर के केस सर में सर खाली आता डैम्ड में ही है। देखा? हाँ, था। तो उसमें कुछ ऐसा ही बनता है क्या? देखो एक बार देखना, तुम यही साइन कुछ में होता हाँ है। बनता है सर उधर। ऐसे ही कुछ बनता है उसमें। हाँ, मतलब ऐसे ही फॉर्मेट बनते हैं, मतलब फिजिक्स में ये एक्चुअली बहुत यूज हो जाते हैं। पढ़ा मैं अपने मैथ्स में रहा हूँ, ठीक है, बट फिजिक्स में भी ये बहुत यूज होते हैं। इस टाइप के फॉर्मेट अपना आंसर होगा। अब बताओ कितना टाइम लगेगा? अगर मान लो ये सवाल आ गए, तो मुझे नहीं लगता है ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, हम फटाफट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्लियर हुआ? जवाब दो। ये एक गॉर्डन और के प्रूफ सर कैसे आते हैं?
बेटा ये वाले ऑर्डर तो तुम पढ़ोगे ना, जब कॉलेज में जाओगे तब पढ़ लेना, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम बस सॉल्विंग सीख रहे हैं। कॉलेज में भी तो कुछ पढ़ोगे, सब मुझसे ही पढ़ के जाओगे क्या यहाँ से? चलो खैर, ये लिख लेना, याद रख लेना, ठीक है। अब सुनना, ये तो आ गया। अब ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि याद है तुम्हें जब ऐसे क्वेश्चंस आते थे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर y लिखा हुआ है तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले कौन सा फंक्शन आता है बताओ? e रेस टू x आता है कि नहीं आता है? यस सर। ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव भी सेम है, e रेस टू x। पर ये एक्चुअली में अब चीजें यहाँ पे बदल गई है। वैसे तो ये भी गलती हो जाएगा, अगर अपन देखें तो सिर्फ ऐसा नहीं बोलेंगे। ये क्या इक्वेशन बनेगी मेरी? x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल्स टू वन होगा। तो एक्चुअली में क्या होती है इक्वेशन? k1 e रेस टू x, e रेस टू x नहीं, k1 e रेस टू x। पहले तो ये समझ में आया, यस सर। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब एक्चुअली होता क्या है, बच्चों को लगता है ये एक्सपोनेंशियली होता है सिर्फ, तो वो गलती क्या करेंगे इसमें, तो चलो ठीक है, बट अगर क्वेश्चन ये आया, ये वाला जैसे दे दिया, मान लो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, अभी भी वो क्या सोचेंगे, जैसे ऊपर वाले में भी क्यूबिकल में भी अभी भी क्या सोचेंगे, फंक्शन कौन सा होता है जिसका डबल डेरिवेटिव करके फंक्शन इटसेल्फ आ जाए। तो दिमाग में फर्स्ट थॉट में क्या आएगा? e रेस टू x। जनरली बच्चों को यही आता है, तुम हाँ या ना बोलो, जो भी बोलो, पर आता यही है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली में ये क्या देगा मुझे? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो अपना फंक्शन हो जाएगा y इक्वल्स टू के वन ई रेस टू एक्स प्लस के टू ई रेस टू माइनस एक्स। और जो तुम बोल रहे हो वो तो बहुत ही स्पेशल फंक्शन हो गया। स्पेशल बोले तो कब? इसी का तो सॉल्यूशन है वो, जब मैं k2 को जीरो कर दूंगा और k1 को वन रख दूंगा, तो बनेगा ना e रेस टू एक्स। बोलो, तो वो वन ऑफ द सॉल्यूशन बनेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो तुम तुक्का मारते हो। एक्चुअली में तो वो ये होता है। सेम यहाँ पे भी किसके ट्रिपल डेरिवेटिव से फंक्शन इटसेल्फ बनता है, यहाँ पे भी दिमाग में क्या आएगा फर्स्ट थॉट में बताओ? पहले थॉट में तो e रेस टू एक्स ही आता है, यहाँ पे भी 4 बार दे दिया तब भी वही आएगा। अब चलो, अगर मैंने दिया e रेस टू एक्स, तो क्या इससे e रेस टू एक्स बन रहा है? क्या इससे e रेस टू एक्स बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसी का तो स्पेशल केस होगा, बताओ कौन सा होगा स्पेशल केस? कब बनेगा e रेस टू एक्स इससे? ट्रिपल डेरिवेटिव करके भी फंक्शन सेम आया, बोलो कौन सा केस है? a0 b0 और k1 को वन रख दिया। बोलो, समझ में आया? अरे क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, याद रखना। तो ये जो अपन तुक्के मार लेंगे, पेपर में आएगा d2 y बाई डी एक्स इक्वल टू y दिया हुआ है, ओ ये तो फंक्शन अपना e रेस टू एक्स डेट फंक्शन ही होगा, बिल्कुल नहीं। वो एक वन ऑफ द केस होगा, सॉल्यूशन तो इतना बड़ा होगा, जितना ऑर्डर उतने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, ये तुम्हें पता है। ये पार्ट अपना खत्म हुआ। हो जाएंगे अब तो, इसके अलावा तो कोई और केस बनेंगे नहीं, वो ज्यादा टफ वो देंगे नहीं। ठीक है, ये तो वैसे ही अपन आउट ऑफ द सिलेबस की पार्ट पढ़ रहे हैं आज, अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा। पर समझ में आया कि नहीं ये सभी पार्ट? बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब उसके बाद ये पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? थोड़ा लिखना बाकी है। अच्छा, लिखना, लिख लेना। तो अपन आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब ये पार्ट तो अपने कंप्लीट हुए। इसके बाद आता है बेसिकली ये क्या बोलते हैं अपना, हाँ, आईआईटी के 2 PYQs हैं, जिसमें से अब 2 तो नहीं हो पाएंगे, एक तो कर ही लेते हैं एटलीस्ट। ठीक है, अभी तक जितना भी पढ़ा वो क्लियर हो गया ना? आगे पढ़े अब अपन, अब आईआईटी के PYQs पे आ जाते हैं। ओके, 2 क्वेश्चंस है मेरे पास जो अच्छे क्वेश्चंस है देखा जाए तो, जहां बच्चे लिटरली अटके थे जेई में जब आया था। तो देखो जरा, क्या तुम भी अटकोगे? अच्छा, उसके पहले एक कॉन्सेप्ट और है, रुको, एक कॉन्सेप्ट और है जेई रिलेटेड ही। अब अपन एक्चुअल आईआईटी जेई रिलेटेड आ रहे हैं अपन, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले, मुझे पता नहीं कहाँ पे आया था, जहां पे बहुत बच्चों की गलतियां हुई। अब वो क्वेश्चन क्या था, जब मैं देता हूं देखते तुम कैसे करोगे इसमें। देखना, नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। गलती क्या हुई थी वो भी बताता हूं। इफ dy by dx is equal to y raised to 4 by 5, y of 0 is equal to 0, y of 0 equal to 0 का मतलब क्या होता है? x इक्वल टू 0 पे y बिल्कुल सही, ठीक है।
तुम्हें बस इसको सॉल्व करना है, या फाइंड फंक्शन satisfying this differential equation, satisfying this differential equation। हाँ जी बोलो, इक्वेशन, और वो जो फंक्शन है वो बेसिकली कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल पहले ही दिया हुआ था। हाँ याद आ गया मुझे, ये सवाल इस टाइप का एक सवाल आया था केवीपीवाई और आईएसआई के पेपर में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के पेपर में आया, और बहुत बच्चों ने गलती की थी, मतलब उनको पता ही नहीं चला हमने गलती क्या करी इतने आसान सवाल में। और केवीपीवाई में जहां तक मुझे याद है 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन होते थे, तो 2 मार्क की कैटेगरी में ये आया था। ठीक है, अब क्या करा होगा बच्चों ने वो मैं तुम्हें बताता हूँ, और फिर देखेंगे कि कहाँ क्या गड़बड़ हुई है और कैसे आईआईटी जेई पूछ सकती है ऐसे सवालों को। पहले भी पूछा है, पहले भी पूछा है। हमने करा इंटीग्रेट, पावर 5, क्या y इक्वल टू x की पावर 5। एक्स की पावर 5, ऐसा? चलो देखते तुमने ये सही निकाला कि नहीं, मुझे लगता है तुमने ये भी गलत निकाला। सर बाई 5/5 जाएगा। हाँ, वाई रेस टू कितना हो जाएगा, -4/5 प्लस 1 अपॉन -4/5 प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस सी, यही आएगा। ठीक है, और 0 पे वैल्यू 0 दी हुई है। नाउ y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है तो c 0 आ जाएगा। ठीक, अब c 0 हो जाएगा वो तो ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया फॉर्म, y रेस टू, लिखो जरा कितना आ जाएगा, 1/5 5 इंटू y रेस टू 1/5 इज इक्वल टू x। तो y क्या x की पावर 5 आया कि x/5 की पावर 5 आया? तुमने ये कैसे गलत कर दिया यार बेटा पाश, तुम ये तो गलत मत करो कम से कम। तुमने जो भी किया वो मुझे नहीं पता। हाँ, ठीक है, ये आ गया। अब बताओ क्या इसमें कोई गड़बड़ लगती है इस पूरे पार्ट में? गड़बड़ है, और गड़बड़ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। एक्चुअली में यहाँ एक फंक्शन नहीं, यहाँ पे 3 फंक्शंस निकलेंगे जो कि कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होंगे, और ये चीज समझना है। केवीपीवाई का वो एक सवाल और आए थे, वो मेरे पास अगर होगा तो मैं तुम्हें दूंगा। जबरदस्त सवाल, मतलब बहुत बच्चों के, मतलब सभी के गलत हुए थे समझ लो, कुछ ही बच्चों के सही हुए थे। जो केवीपीवाई जिन्होंने क्रैक करा था मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। अब जैसे ये आया, अब इसमें क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ तो स्टार्टिंग से ही कर लिए तुमने। जब मैंने तुम्हें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बोला था, इफ यू रिमेंबर, अभी वो याद है कि नहीं पता नहीं, अभी तक तो क्या अपन कर रहे थे, और ये इसीलिए बोला ये एडवांस कॉन्सेप्ट हो गया है। ये जो तुम किसके पूछ के इसको नीचे ले गए, तुमने क्या मान के तुम नीचे लेके गए थे इसको, कि y कभी 0, बोलो जरा, y कभी 0 होगा नहीं, तुम यही मान के नीचे लेके गए थे ना उसको। ठीक है, जबकि तुम्हें y ऑफ 0 इक्वल टू 0 भी दिया है वो तो ठीक है, पर तुम नीचे लेके गए, तुमने सॉल्व किया। पर क्या यहाँ पे 2 केस नहीं बनने चाहिए थे एक्चुअली में? और ये मैंने कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन में बताया था, f ऑफ x, वो भी आईटी का ही था, f ऑफ x इंटू f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x प्लस y वाला टाइप का जो था। तब अपन ने पूरा सॉल्विंग बताया था, एक आईआईटी का PYQ था। मैंने बोला था हम डायरेक्ट इसको एक्सपोनेंशियल याद नहीं रखेंगे, इसको भी डिराइव करेंगे। कुछ याद आया किसी को? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, उसमें पूरा अपन ने एक लेक्चर दिया था और बहुत मैंने अच्छे से हर एक पॉइंट समझाया था, वो भूलना मत, वो भूलना मत। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये केस 1 है एक्चुअली, तो सर केस 2 क्या बनेगा? केस 2 तो एक और बनेगा, बेसिकली 100% बनेगा। और आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जहां पे सिर्फ सेकंड केस ही था, उन्होंने ऐसा कोई कंडीशन दे दिया जिसमें केस 1 एलिमिनेट हो गया था। मेरे पास अभी क्वेश्चन नहीं है, वो न्यूमेरिकल टाइप में तुम्हें मिल जाएगा, इंटीजर टाइप में। कौन से ईयर में था पता है, 13-14 शायद आईआईटी जेई में आया था, होगा तो मैं दे दूंगा तुम्हें अगर मुझे मिल जाता है। अब केस 2 क्या होगा? अगर y 0 हो गया, y 0 ही हो गया, फंक्शन ही 0 हो गया, तो क्या फंक्शन 0 के लिए ये हम चीज नहीं बोल सकते? y ही 0 हो गया ऑलवेज, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी? अगर मैं तुमसे पूछूं dy फंक्शन इक्वल टू 0 है, कोई फंक्शन ही 0 है, तो dy बाई dx भी क्या आने वाला है?
जीरो। जीरो। हाँ, क्या y ऑफ जीरो जीरो नहीं है? क्या y ऑफ जीरो जीरो नहीं है? बिल्कुल है, सब कुछ है। तो केस 2 में अपना जीरो फंक्शन क्यों नहीं कंसीडर करा? ये एक पॉइंट आता है। दूसरी चीज, जीरो फंक्शन तो ठीक है, और ये मैंने तुम्हें कहा भी था कि उस समय भी एक फंक्शन जीरो फंक्शन भी होता है। ये याद आया किसी को कि इन टाइप के फंक्शन में एक फंक्शन जीरो फंक्शन भी होता है? कुछ याद आया? तब कहा था मैंने, फंक्शनल इक्वेशन की सॉल्विंग के वक्त बताया था। यही नहीं, पता है यहाँ पे आंसर क्या क्या होंगे? अब समझो इसको। और ये भी शायद मैंने दिया था एक क्वेश्चन तुम्हें कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कौन कौन से, नंबर ऑफ पॉसिबल कंटिन्यूअस फंक्शंस। यहाँ मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके तुमसे पूछ रहा हूँ। यहाँ बेसिकली पता है फंक्शंस कौन कौन से हैं? एक तो ये, ठीक है। दूसरा बताऊं, y इक्वल टू 0। तीसरा बताऊं, x बाय 5 की पावर 5 x लेस देन 0, 0 when x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है? ये भी तो हो सकता है यार, इसमें क्या गलती बताओ? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज फुलफिल कर रहा है, तुम देख लो। और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, जीरो पे भी देखेंगे। ये स्ट्राइक नहीं करता, और ये आईआईटी वाला पॉइंट है, और ये आएगा फिर से बहुत जल्द। और जनरली आएगा न्यूमेरिकल मल्टीपल करेक्ट में, और बच्चे +4 के फिराक में रहेंगे, मिलेगा -2। और फिर अभी कल में पता है कुछ बच्चे आए थे, आईआईटी के ही बच्चे थे, जो 2022-24 मैंने स्टेटस पे लगाया भी था। उनको पता है पुरानी चीजें याद आ रही थी। हाँ, तो उनको पुरानी चीजें याद आ रही थी, तो उन्होंने पता है लिटरली हर बच्चों को एक एक क्वेश्चन अपना जेई का याद आ रहा था कि सर काश वो अगर मैं सही कर देता तो मेरी 2000 रैंक हो जाती, जो मेरी 3500 रैंक आई। ऐसा करके वो बता रहे थे। कैसा कि एक क्वेश्चन था, उसमें एक बच्चे ने चारों ऑप्शन सही लगा दिए भावुक होके कि यार चारों सही लग रहे हैं, ठीक है, एक ऑप्शन गलत था। तो किसी को दिख रहा था कि एक ऑप्शन ही सही है, पर लगा यार वन और मोर देन करेक्ट में एक और एक थोड़ा थोड़ा लग रहा था, 50-50 था वो। तो उसने सोचा यार एक मार्क के बजाय 4 ले लेते हैं, और एक 50-50 लग रहा था, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अनश्योर है। तो बच्चों को मैं बोलते हुए लगाओ मत, 50-50 में उसने लगा दिया, वो ऑप्शन गलत था, जो श्योर शॉट था वो सही था, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती है कई बार, तो जो श्योर शॉट लगता है वो गलत निकल जाता है, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तुम्हारी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है फिर तो। उसमें तो फिर कुछ क्या कर सकता है कोई? तुमने तो श्योर शॉट वाइज लगाया था, वो भी गलत हो गया। हाँ भाई, एक और कोई बन सकता है? हाँ बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अगर थर्ड बनेगा तो फोर्थ में क्यों नहीं हम लिखेंगे ये चीज, x लेस देन 0। इक्वलिटी तो कहीं भी लगा दो, उसको मत बोल देना सर वो एक अलग फंक्शन होंगे। क्या इस टाइप से कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये चारों सही होंगे? सोच के देखो एक बार। और अगर तुम्हें ये बोलते कि फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, तो ये हटा देना फिर कांस्टेंट फंक्शन वाला। अब वो देख के कम कर सकते हैं, पर देखा जाए तो ये चारों ऑप्शंस अपने पास आए तो है। इस बात से एग्री करते हो? जवाब दो, बोलो जरा जल्दी हाँ से, सर। ठीक है। भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसी तरीके से देखो, जैसे दूसरा एक क्वेश्चन देता हूं, और क्या प्रोन टू एरर्स कर सकते बच्चे। बहुत आसान प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, हाईफाई दे भी नहीं रहा हूं, हाईफाई में तो भूल जाओ, ठीक है। ये दिया हुआ है, और y ऑफ 0 इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया है। एंड वंस अगेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये वर्ड तो मैं लगा ही देता हूं, एंड डिफरेंशिएबल, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। अब बताओ क्या होगा? फाइंड कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। रीअरेंज करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं। y ऑफ 0 9 है, तो क्या जीरो फंक्शन लेंगे क्या इस बार? इस बार लेंगे क्या? सर नहीं लेंगे बिल्कुल। तो ये 3x + 27 की पावर 2/3 आएगा। ये तुम देख लेना पूरा सॉल्व करके, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ये तो बहुत इजी है, तुम आराम से कर सकते हो, बस इसमें कैलकुलेशन एरर मत करना। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर तुमने ये आंसर लिखा है तो ये आंसर भी गलत है। ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं बहुत इजीली, मैं ऑप्शंस दे सकता हूं जहां पे तुम फंस जाओगे। अब इसमें क्या गलती हुई है? इसमें कौन सी गलती हो गई यार? क्या लगता है, इसमें भी कोई गलती हो सकती है? हाँ हो गई है गलती, बताता हूं क्यों और क्या। जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे ना इस फंक्शन का, सर तो वाई ग्राफ तुम्हें पॉजिटिव है हमेशा।
नहीं बेटा, गवाए तो पॉजिटिव ही है। तुम देख लेना ग्राफ इसका कुछ ऐसे ही बनेगा। वाई क्यों नहीं पॉजिटिव आएगा? जब यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है तो क्यों नहीं आएगा? छोड़ो, ये आएगा। अब ये तुम बना सकते हो, ये मैंने पहले भी बताया। वाई इक्वल टू एक्स रेज टू 2/3 याद है ना? वाई क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसकी पावर कम उसकी तरफ झुका हुआ रहेगा एक्स की तरफ, और 0 पे 0 है, कुछ ऐसा बनता सर है सीगल टाइप का। ये अपना ग्राफ बन गया। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बनाया। हाँ बेटा, तो कुछ कह रहे हैं? सर x -9 कैसे हो सकता है? y 0 पे तो वो ऊपर वाली इक्वेशन अनडिफाइन हो जाएगी ना। हाँ क्या मतलब y बेटा? 0 हाँ, अभी y आ रहा 0 हूँ मैं, कैसे हो आ रहा सकता है? हूँ। वाई जीरो कैसे हो सकता है? नहीं ये, अच्छा वो फॉर्मेट में तुम बोल रहे हो वाई ऑफ जीरो। हाँ रुको रुको, रुक जाओ बेटा। इसका मतलब होता है x इक्वल टू 0, सर वो y नहीं, जैसे इक्वल टू 9। वो ग्राफ बना है ना आ जहाँ रहा हूँ पे मैं x भी, इक्वल अरे टू। उसमें आ रहा हूँ, उसमें आ रहा हाँ हूँ बेटा, मैं भी आ रहा हूँ। तुम क्या करोगे? पॉइंट हटा दोगे बस, और क्या करोगे? एक्सक्लूडिंग y नॉट इक्वल टू 0 ऐसा बोलोगे। ठीक है, वो भी गलत है। ये तो लो, तुम ये बोल रहे हो तो ये एग्जैक्ट ग्राफ तो लो, मैंने ये वाला बना दिया बस। क्या अब सही होगा ये पूरा ग्राफ पूरा कंप्लीट? बिल्कुल नहीं। अब सुनना क्यों। क्योंकि तुम्हें एक तो ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है, तुम्हें देखा जाए तो इनिशियल कंडीशन तुम्हें क्या दी थी? तो हमें y स्लोप ऑफ 0 इक्वल टू 9। ठीक है, ये दिया हुआ है y ऑफ 0 इक्वल टू 9। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये तो चलो ठीक है, जो हमने ये लिखा, क्या ये दोनों हिस्से आ सकते हैं ग्राफ में? पहले तो ये बताओ। नहीं सर। नहीं ठीक है, कौन सा आना चाहिए कौन सा नहीं आना चाहिए, और रीजन। एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं, एक चीज तुम्हें दे देंगे। ये y ऑफ 0 इक्वल टू 9 जब दिया है ना, तो ये बेसिकली इनिशियल कंडीशन दी हुई है। ये भी तुम्हें ऐसा लिख के देंगे ये वर्ड, इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ये वाला पार्ट रिजेक्ट करेंगे और सिर्फ ये वाला लेंगे, और इधर साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन -9। ये जो आंसर लिखा है ये किसके लिए लिखा है? फॉर x ग्रेटर देन -9। और जनरली ये तुम्हें देते ही इस तरीके से लिख के, इफ द इनिशियल कंडीशन। तुमने ऐसा करा है कि नहीं? अभी तक फिजिक्स वगैरह में करा होगा, इनिशियल कंडीशन ये कि इस इनपुट पे ये वैल्यू है। ऐसा करा है कि नहीं करा तुमने? इनिशियल कंडीशंस दे देते हैं। अभी तुमने फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह यूज नहीं करा है, तुम्हें हाफ लाइफ पीरियड वगैरह में भी क्वेश्चन देंगे कि इनिशियली इतना मास था, उस टाइप से, तो उसके पहले तो कुछ होगा नहीं, वैसे टाइप से मैं बोल रहा हूँ। तो ये टाइप की कंडीशंस यहाँ पे भी बनाई जा सकती है। हो गया क्लियर? तो डोमेन वगैरह तो ठीक है, बाकी कुछ चीजें और ध्यान में रख लेना क्वेश्चंस में। जैसे कि एक मैंने बताया, और ये मैंने इनिशियल कंडीशन तुम्हें स्पेसिफाई कर दिया है कि दिस इज आवर इनिशियल कंडीशन, एट 0 वी विल गेट 9। तो मैं टोटल कंप्लीट तो लूंगा नहीं, 0 वैसे भी हट गया, सिर्फ इतना ही पार्ट आएगा, तो साइड में ये लिखना जरूरी है। dx पॉजिटिव ही होने वाला था, तो जो पीछे वाला पार्ट था उसमें तो dy बाई dx नेगेटिव आ रहा है। अच्छा हाँ, अब अगर हाँ, ये भी वो लॉजिकली अपन बोल सकते हैं कि जो अपना dy बाई dx है, वो dy बाई dx को अगर तुम देखोगे तो y का डिवाइड स्लोप हमेशा क्या होगा? इसको देख के स्लोप क्या समझ में आता है तुम्हें? स्लोप विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। परफेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं। तो अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो ये हिस्सा ले सकते हैं क्या? नहीं। और ये देना जरूरी हो गया इनिशियल पूरा, क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने बोल भी दिया फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, इसलिए वो इनिशियल कंडीशन भी दी। ये भी तुम बोल सकते थे कि स्लोप पॉजिटिव है। परफेक्ट। इस पे कोई क्वेश्चन आया है? बिल्कुल। मैं आईआईटी में जो 2 क्वेश्चन करवाने वाला था, मैंने तुम्हें कहा था, एक तो टफ था, 4 ऑप्शन मैच नहीं हुए, तो एक बच्चों के गलत हुए थे बहुत। क्या मेरी, क्योंकि अब क्लास मुझे खत्म करनी पड़ेगी, वो क्वेश्चंस मैं ग्रुप में डालूंगा, तुम ट्राई करोगे एक बार? और टाइम इंटरवल के साथ करना और चेक करना फिर। क्या? आईआईटी सब्जेक्टिव वाला आपने बताया था, 2 डबल डिफरेंशिएबल वाला था, सेकंड ऑर्डर वाला, वो भी आप भेज दोगे? वो तो हो गया ना बेटा, वो तो मैंने पढ़ा ही दिया। अब तो वो वही था, इक्वेशन सेम सॉल्विंग क्वेश्चन बेटा। था वो। नहीं मतलब उसी टाइप का ही था, उसमें कुछ नया नहीं था, वो बहुत इजी सवाल था। ठीक है, चलो खैर ये हो गया। मैं इस पे 2 सवाल तुम्हें अब आईआईटी के पीवाईक्यूज दूंगा, उसमें ये थोड़ा बहुत यूज हुआ है कॉन्सेप्ट, स्लोप और ये सब। ठीक है, इन पे अभी भी आना बाकी है। ये जो मैंने 2 दिए प्योरली ये दोनों फॉर्मेट पे नहीं आया है, आईआईटी ने पूछा है पर थोड़ा थोड़ा दूसरे डिफरेंट फॉर्मेट में पूछा है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें 2 सीक्यूटीज दूंगा, उनको ट्राई कर लेना, क्योंकि अभी मेरी क्या एक्चुअली 11th की क्लास है, इसलिए पीवाईक्यू ऑफ आईआईटी। दोनों में टाइम इंटरवल इंपॉर्टेंट है, और देखते कितनों के सही होते हैं सर और वो नहीं इनिशियल हुए थे। कंडीशन एक बार बता सकते हैं? बस समझ में नहीं आया। बेटा इनिशियल कंडीशन तुम्हें दिया हुआ है कि वैल्यू, इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0। अच्छा इनिशियल कंडीशन, चलो इनिशियल कंडीशन का मतलब ये हो गया
यहाँ पे तुम इनिशियल कंडीशन वर्ड भी हटा दो। इनिशियल कंडीशन का तो मतलब ये होता है कि कोई एक इनपुट पे तुम्हें वैल्यू दी हुई है। जब मुझे दो डिसाइड करने थे, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो था ही सही, तो ये जब मुझे दो डिसाइड करने थे, राइट, तो मैंने कौन सा पिकअप करा, ये करा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन मतलब तुम्हारा फंक्शन 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। तुम इसको ये भी लिख सकते थे x ग्रेटर देन 0 भी करके लिख सकते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो बस मैं तुम्हें ये बता रहा था कि हमें ये वाला पार्ट नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हें कोई कंडीशन गिवन है कि फंक्शन स्टार्ट ही अपना 0 से हो रहा है, तो ये वाला रीजन आएगा ऐसा। अगर इनिशियल कंडीशन दी भी नहीं है, y ऑफ 0 इक्वल टू 9 दिया है, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे लेने के, तो हम कौन सा पिकअप करेंगे? दोनों तो साथ में लूंगा नहीं मैं, फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, दोनों साथ में ले सकते हो क्या? ये तो ब्रेक हो गया बीच में, बिल्कुल हाँ। नहीं लेंगे। तो कौन सा पिकअप करेंगे? जिसमें अपनी इनिशियल कंडीशन या जिसपे कोई कंडीशन अपने को दी हुई है। तीसरा पॉइंट, स्लोप देख सकते हो तुम, स्लोप भी पॉजिटिव है, तो मुझे ये वाला कंसीडर करना ही नहीं चाहिए। स्लोप कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? बोलो जरा। नहीं सर, हाँ वो तो मैं नहीं बोला था। हाँ हाँ, ठीक है, चलो, तो ये तीनों पॉइंट्स थे अपने पास, याद रखना, ठीक है। हाँ, अगर अपन को इनिशियल कंडीशन 0 से बोले तो अपन सिर्फ ये वाला पार्ट इनिशिएट करेंगे, मतलब ये वाला रिजेक्ट होगा इन शॉर्ट। ये तो वही इक्वेशन है ना अपनी, ये वाली, बस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देंगे। वो नहीं दिया, नॉर्मल दिया है वर्ड, इनिशियल कंडीशन नहीं दिया है, तो अपन x ग्रेटर देन -9 करके लिख देंगे। x इक्वल टू -9 तो मैं वैसे भी नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि y 0 हो जाएगा और डेरिवेटिव अपना dy by dx डोमेन, मतलब हैशटैग डोमेन वगैरह तो ध्यान में ही रखना। हो गया आप क्लियर अच्छे से? यस सर। ठीक है, अब मैं 2 PYQs दूंगा, उनको ट्राई करना, तुम डेफिनेटली उनका डिस्कशन मुझसे मांगोगे, तो किसी दिन देखते हैं कब उन 2 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे दूंगा और टाइम इंटरवल में करना, और मुझे लिटरली बताना क्या दोनों सही हुए कि नहीं, और हुए तो कितना टाइम लिया। हालांकि मैंने तुम्हें पूरी हिंट दे दी है, पहला तो खैर लॉजिकली है, ग्राफ्स बेस भी रहेगा, और दूसरे की मैंने हिंट दी है कि कई बार आते दो है पर निकलते एक ही है, मतलब दो हिस्से आए थे जैसे देखा जाए तो, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल के कारण अपने पास दो हिस्से थे पर लिया एक ही हिस्सा। क्या सोच के लिया वो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। और ये वाले पॉइंट तो याद ही रख लेना, ये वाला जो था, ठीक है। तो हम यहीं तक ही आज की इस क्लास को रखते हैं, ओके।